नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं शिवम सर मैकेनिकल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त सा सेशन लेके। और आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट्स में, और इसी पर ही आप लोगों की सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखा दूंगा। इसी पर ही आप लोगों को टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो चलिए आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज का सेशन की। और गाइज, अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये सीरीज जरूर कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करिए, और साथ में बोलिए कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। गाइस देखो, लॉस ऑफ हेड के बारे में बात कर रहा है, सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, तो वो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की वजह से होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या जनरेशन ऑफ हीट की वजह से होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या रफनेस ऑफ द पाइप की वजह से होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली में कब होता है? जब आप लोग ये देखते हैं कि भाई लॉस ऑफ हेड अब किस किस तरीके से हो सकता है। या तो सडन इनलार्जमेंट हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, इसकी वजह से क्या होता है? टर्बुलेंस क्रिएट होता है। टर्बुलेंट एनर्जी पे जो आपकी टोटल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लग जाती है और उसकी वजह से हेड का लॉस होने लग जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर, प्रोडक्शन एंड डिसिपेशन ऑफ द टर्बुलेंट एनर्जी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज जीरो। कह रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो जितना भी सम है फोर्सेस का वो जीरो हो जाता है, देन द ऑब्जेक्ट विल शो स्लो डाउन एंड स्टॉप। ओके, changes the direction of the motion, accelerate uniformly और continue moving with constant velocity। अब देखो गाइस, इन्होंने क्या बोला? if sum of all the forces acting on the moving object is zero। पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर, मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी मूव कर रहा है, उस समय सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं मूव कर रहा हूं, अब मूव करते समय एक फोर्स है जो आगे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है, और वो सारी चीजें मूव हो मतलब जीरो हो जाती है, तो मैं तो मूव करता ही रहूंगा ना भाई, क्योंकि मेरे ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसी की वजह से मैं रुक सकता था। अब मान लो फ्रिक्शन फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, वो सारी चीजें जीरो हो जाती है और मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं तो मूव ही करता रहूंगा। तो मतलब ये कह रहा है स्लो डाउन एंड स्टॉप, ये बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल भी नहीं भाई, फोर्सेस ही जीरो हो गए। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं कंटिन्यूअसली मूव करता रहूंगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स डिपेंड्स ऑन। समझिएगा, अब इन्होंने बात करा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, और इन्होंने बोल दिया है कि इसका जो ऑफ फ्लूइड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लूइड्स की और उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्लूइड के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन लेकर के आता है? म्यू, दैट इज विस्कोसिटी, राइट। अब ये मैं बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, एल्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी यही लेकर के आते हैं। अब ये कैसे लेकर के आते हैं? जब आपको पता होता है कि उनके बीच में जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है उनका क्या रिलेशन बन रहा है, राइट। अगर कॉन्टेक्टिंग सरफेस के बीच में बॉन्ड्स ज्यादा हैं तो भाई साहब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर कम है तो यहाँ पर कम होगा। साथ में जो मोशन है, जिसको आप रेनॉल्ड्स नंबर से जानते हो कि लेमिनार फ्लो वाला होगा या फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो भाई साहब कॉन्टेक्टिंग सरफेस का जो मतलब नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। तो सबसे पहला तो मुझे ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है, साइज ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस। नहीं, साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल शेप काट दो, स्पीड ऑफ द बॉडी काट दो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज Q एंड द यूनिट स्पीड U कर्व फॉर अ टरबाइन इज शोन इन द फिगर। फिगर कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है। चलो ओके, कह रहा है कर्व B इज फॉर। तो गाइस देखो, इस साइड में क्या दिख रहा है? इस साइड में दिख रहा है NU, राइट, स्पीड, और इस साइड में क्या दिख रहा है? QU। अब इन्होंने बोला है कि भैया यहां पर ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व, ये दिस इज फॉर बी, तो ये किसके लिए होगा? कैप्लान, पेल्टन, प्रोपेलर या फिर फ्रांसिस। देखो गाइस, फ्रांसिस टरबाइन मेरी फेवरेट टरबाइन है और मुझे पता है कि इसमें सब कुछ मीडियम होता है, ना ही ज्यादा ना ही कम। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर, तो ये जो वैल्यू देखने के लिए मिल रही है इस कर्व में, अगर देखा जाए तो इस कर्व में आप लोगों का जो Q है ना, मतलब ये ऐसे भी तो जा सकता था, ऐसे, राइट। अगर ये ऐसे जा रहा है मतलब ये डिस्चार्ज बढ़ता हुआ जा रहा है, मानते हो ये वाली बात।
अगर ये इस तरीके से ऐसे नीचे आता तो मतलब डिस्चार्ज घटता हुआ आ रहा है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से जाता तो मतलब कि यहाँ पर Q सेम है, बस स्पीड बढ़ती हुई जा रही है। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए तो स्पीड जो है वो बढ़ भी रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, और साथ में जो डिस्चार्ज है वो इतना कम नहीं हो रहा है ना, मतलब ये मीडियम लेवल पे ही चलता हुआ जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मैं ऑप्शन नंबर ए दूंगा, कैप्लान, पेल्टन और प्रोपेलर नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल्व इज बीइंग ओपनड और क्लोज्ड ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। गाइस देखो, अब मेरे पास, अब इस चीज को समझना, कह रहा है द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल्व इज बीइंग ओपनड एंड क्लोज्ड, मतलब कि तुम्हारा नल है, तुम नल को चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, इससे क्या होगा, पानी आएगा जाएगा, पानी आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसा ही तो होगा। अब उस तरीके के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो? बिल्कुल भी नहीं। नॉन स्टडी फ्लो? जी हाँ। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो? नहीं। स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो? नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनस्टडी फ्लो या फिर नॉन स्टडी फ्लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूइंग लिक्विड चेंजेस फ्रॉम 100 मीटर पर सेकंड टू 200 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स देन द एक्सेलरेशन विल बी। 100 से 200 जा रहा है, मतलब भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूं तो मुझे ये पता है du अपॉन dt होता है, राइट, जहां पर du कितना दिया हुआ है, 100 से 200 जा रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 200 माइनस 100, और चेंज इन टाइम कितना दिया हुआ है, 0 से 10 सेकंड, मतलब 10 माइनस 0, राइट। इससे मुझे क्या मिलेगा, 100/10, और 100/10 से 0 उड़ा दूंगा, यहां पर आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई साहब, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। अब देखो भाई साहब, एक बात हमेशा समझ लेना, जब भी कभी कोई भी मूविंग बॉडी है या फिर जब भी कभी कोई बॉडी है, तो अगर मैं उसकी टोटल एनर्जी के बारे में बात करूं ना, टोटल, टोटल के अंदर सब आ गया, आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हो सकती है वो सारी की सारी एनर्जी आ गई, तो वो तो कांस्टेंट होगी। हो सकता है पोटेंशियल ज्यादा हो काइनेटिक कम हो, एक टाइम ऐसा आ सकता है जिस समय काइनेटिक ज्यादा हो पोटेंशियल कम हो, लेकिन पूरा सम निकालोगे ना तो वो कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मतलब कहने का क्या है, कांस्टेंट होगी। इज मिनिमम बिफोर स्टॉपिंग काट दो, मैक्सिमम काट दो, वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम काट दो, रिमेन कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल एनर्जी बोला है, अगर इसकी जगह कुछ भी बोलता, काइनेटिक एनर्जी बोलता, पोटेंशियल एनर्जी बोलता, तो फिर हमारा ये आंसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है मैक्लॉयड गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। भाई साहब देखो, मैक्लॉयड गेजेस आप लोगों को पहले भी सिखाया है, अभी भी सिखा देता हूं। मैक्लॉयड गेजेस हमेशा कब यूज होता है, जब हम नेगेटिव प्रेशर निकालते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर निकालना होता है, या फिर इसको ही हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, तो इसके लिए वैक्यूम के लिए यूज किया जाता है। तो आरपीएम ऑफ द शाफ्ट काट दो, सरफेस रफनेस काट दो, वैक्यूम सही है, वेलोसिटी काट दो। आंसर ऑप्शन नंबर सी टू बी द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को सबसे पहली बात हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से करते हैं, और फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 2 ऑफ x of y, 2xy, तो इसका आंसर ln x 2 cos x 2xy, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इट इज सेइंग दैट अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद, ड्राफ्ट ट्यूब। अब देखो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में आप लोगों को बताया था दैट ये भी एक तरीके के नोजल जैसा ही दिखाई देता है ना, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब बोल दिया तो इसका एक शेप होता है, और वो जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली हम लोग किसमें करते हैं, टरबाइन में। टरबाइन में भी अगर कोई पूछे तो रिएक्शन टरबाइन इसका आंसर होता है, कहीं दिया हुआ है रिएक्शन टरबाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन हाइड्रो टरबाइन कैविटेशन रिजल्ट्स इन। देखो भैया कैविटेशन कब होता है, कैविटेशन होता है जब आप लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, और जब भी कभी आप लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होता है तो बबल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर होना शुरू हो जाता है, और बबल फॉर्मेशन होने की वजह से जिस सरफेस पे बबल बनती है उस सरफेस में क्या होता है, पिटिंग होने लग जाती है, वियर एंड टियर आने लग जाता है, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन हाइड्रो टर्बाइन ओके कैविटेशन रिजल्ट्स इन पिटिंग ऑन मेटालिक सरफेस ऑफ रनिंग ब्लेड्स, बिल्कुल सही है। लॉन्ग लाइफ ऑफ द ब्लेड्स काट दो, मोर पावर जनरेशन काट दो, आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पिटिंग, पिटिंग का मतलब होता है गड्ढा होना, वियर एंड टियर जब होता है ना तभी हम उसको पिटिंग में भी लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following instrumental can be used for measuring speed of a submarine moving in the deep sea। क्या बात है, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो स्पीड बताता है सबमरीन की मूविंग इन द डीप सी, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, हॉट फायर एनेमोमीटर। वेरी गुड, वेंचुरीमीटर आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी, राइट।
देखो गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे इसमें आजकल जो डिवाइसेस बन गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है कि स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, और उसे हम क्या बोलते हैं, पिटोट ट्यूब बोलते हैं, या फिर इसका एक और डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं पीटोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। या तो आप लिख सकते हैं पीटोमीटर, पीटोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, एल्स आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब विल आल्सो बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है अ सिंपल पिटोट ट्यूब, अब देखो पिटोट ट्यूब का ही क्वेश्चन है, इज प्लेस्ड 1 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, पानी से 1 मीटर नीचे लगा है, इन एन ओपन चैनल, ठीक है, द वाटर लेवल इन एन ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज 1 मीटर, चलो ठीक है, अबव द वाटर सरफेस, देन द वाटर फ्लो वेलोसिटी विल बी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो गाइस अब देखो यहां पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पता है भाई तुम्हें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी करता हूं, तो यहां से मुझे जो आंसर मिलेगा वो वही देखूंगा, राइट। तो इन्होंने बोल दिया है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज m इंटू जी इंटू एच, राइट, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, m से m उड़ा देते हैं तो आंसर क्या होगा, v बराबर √2gh, √2gh, और हाइट इसमें क्या दी है 1 मीटर, तो यहां से आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से आंसर मुझे मिलेगा √2 इंटू जी, राइट, ये होगा ऑप्शन में। देख लेते हैं, 4g का स्क्वायर काट दो, 2g की पावर 0.5 दैट इज √2g, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू। अब देखो वेंचुरीमीटर है डिस्चार्ज थ्रू अ ट्यूब ओपन चैनल वियर नॉच अ ट्यूब। वेंचुरीमीटर जो होता है वो डिस्चार्ज निकालता है एक ट्यूब के थ्रू। वेंचुरीमीटर की सबसे खास बात यह है कि आप इसे वर्टिकल लगाओ, हॉरिजॉन्टल लगाओ, इंक्लाइंड लगाओ, सबसे बढ़िया जो इसमें आप लोगों को डिस्चार्ज निकलेगा, जो डिस्चार्ज की वैल्यू निकलेगी वो वेंचुरीमीटर में निकलती है और वो ट्यूब में लगाया जाता है। ठीक है, चलो ओपन चैनल पे हम क्या लगाते हैं, नॉच लगाते हैं, और वियर हम किस में लगाते हैं, जो ओपन कैनाल होती हैं, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उसमें वियर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड द सेपरेशन इन वेंचुरीमीटर द एंगल ऑफ द डाइवर्जेंस विल बी। तो भैया देखो यहां पर जो आप लोगों से क्वेश्चन है ये होता है कन्वर्जेंस, और ये होता है आप लोगों का डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का एंगल तो आप लोग ले सकते हो लगभग 18 से 20-22 डिग्री तक, लेकिन डाइवर्जेंस का एंगल जो होता है वो 5 से 8 डिग्री तक लिया जाता है। मैं तो अगर रहूं तो मैं तो 7 डिग्री लूं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 5 से 7, ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10 काट लो, 5 से 7 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ वाटर स्ट्रीम इज बीइंग मेजर्ड बाय एल शेप्ड पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब का ही क्वेश्चन आ गया। ओके, द रीडिंग्स इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर हाइट पता चल गई है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। तो भाई साहब मुझे अगर हाइट पता चल गई है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी अभी निकाला था, दैट इज 2 इंटू जी इंटू एच, यही निकाला था। अगर ये फॉर्मूला है तो यहां पर मुझे 2 पता है, इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी दी है, मैं 10 ले लेता हूँ, इंटू एच, एच कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 0.2 ले लेता हूँ मीटर में, है ना, आंसर मीटर में दिया, हाँ मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो 10 इंटू 0.2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 0.2 से 2, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 196 मीटर बहुत ज्यादा है, 2 मीटर बहुत बढ़िया, 98, 20 काट दो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्चुअल ऑरिफिस मीटर इज। गाइस देखो हमेशा याद रख लेना, जब भी कभी मैं ऑरिफिस मीटर के बारे में बात करूंगा तो ऑरिफिस मीटर पे जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, राइट, सीसी इंटू सीवी बोलते हैं, सीडी की वैल्यू ये बहुत कम होती है। अब कितनी कम होती है, तो 0.7 0.8 के बीच में आ जाती है, लेकिन अगर वेंचुरी मीटर कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत कम होती है। अब देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, कह रहे इक्वल टू 1, वेंचुरी की नहीं होती इक्वल टू 1, मोर देन दैट ऑफ द वेंचुरी मीटर काट दो, लेस देन दैट ऑफ द वेंचुरी मीटर बिल्कुल सही, ऑलवेज इक्वल टू 0.61 नहीं, नॉट ऑलवेज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वन डायमेंशनल फ्लो फील्ड इन अ पाइप द फ्लूइड वेलोसिटी इज गिवन एज u इक्वल्स टू x प्लस 2t का स्क्वायर मीटर पर सेकंड वेयर t इज द टाइम एंड द फ्लो इन द पाइप इज अनस्टडी यूनिफॉर्म, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी यूनिफॉर्म और स्टडी नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन इसका एक लॉजिक बताता हूं जिससे आप आंसर निकाल पाएंगे। यहां पर कहीं देखो x, ये x क्या बता रहा है, ये x जो है ये बता रहा है आप लोगों की लोकेशन, क्या बता रहा है मेरे लाल, लोकेशन बता रहा है। ठीक है,
और जो टी है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेरे लाल टाइम। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इसको मैं इक्वल्स टू में भी कर दूं, तो du अपॉन dt से भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू तो चलो ठीक है dx बाई dt पे मैं निकाल दूंगा, और ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 4t, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो मेरे पास x भी मिल रहा है, मेरे पास t भी मिल रहा है, मतलब मेरे पास लोकेशन भी है और मेरे पास t भी है, और दोनों वेरिएबल क्वांटिटी, अगर वेरिएबल है तो ना ही ये स्टडी हो सकता है ना ही ये यूनिफॉर्म हो सकता है, तो ये क्या होगा, अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। ऑप्शन देखते हैं, अनस्टडी यूनिफॉर्म काट दो, अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्राउंड लेवल पे होता है आप लोगों का 101.325 किलो पास्कल, या 1 बार, या 1 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और 760 mm ऑफ Hg। और अगर इसी कोई CGS यूनिट में ले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर ओरिफिस मीटर इज, CV की वैल्यू दे दी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0.87, चलो ठीक है। और क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD की वैल्यू दे दी है कितनी 0.53, चलो क्या पूछा है, CC पूछा है। देखो गाइस ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं एक फॉर्मूला याद रख लेना, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ लिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज CD डिवाइडेड बाई CV। अब CD की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.53, चलो ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.87, ठीक है। ओके, अब गाइस इसको सॉल्व करना है, दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा टफ हो जाता है हर किसी के लिए। और अगर मैं इसके ऑप्शंस को देखूं तो ऑप्शन दिया हुआ है 0.63, 0.62, 0.61, 0.60। अब इसका आंसर क्या होगा ये हमें निकालना है, राइट। तो अगर मैं इसमें से ऑप्शन को चूज करना चाहूं, किस एक है ना, 363, अगर मैं इससे करता हूं तो 3 है 35 त्रिक 21, 8 छंग 48 और 7 छंग 42, तो 0.4 है ना। मतलब समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने सबसे सिंपल वैल्यू ली है, और इस सिंपल वैल्यू को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर मुझे आंसर मिल जाना चाहिए भाई इतना ही। अरे यार ये किसकी वैल्यू है, CC की वैल्यू है, और मेरे पास CV ये दिया हुआ है, CC और CV को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.87 इंटू 0.660 है तो 6 से कर सकते हैं, 8, अब देखो 7 छंग 42, कैरी 4, 8 छंग 48 और 4 52, 52.2 के करीब बना रहा है आंसर, राइट। और अगर मैं इसमें से मल्टीप्लाई करूं 61 से या 62 से, गाइज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें आप लोगों का टाइम जरूर लगेगा। मैं एक बार इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करके देख लेता हूं, राइट, है ना, सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। एंड ये जो वैल्यू दी हुई है दैट इज divided by 7, it will give you 0.6091, इसकी वैल्यू आ रही है 0.6091, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम लोग इसमें थोड़ा सा खेल लेना, मुझे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके तुम्हें आंसर बता दिया, तरीका ये होगा CC इंटू CV बराबर CD, और इससे तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल द ऑब्जर्व्ड रिलेशन बिटवीन shear stress tau and the shear strain du upon dy is tau equals to tau naught plus c times of du upon dy to the power 0.5, then the material is, गाइस देखो टाउ नॉट दिया हुआ है, मतलब यहां पर आप लोगों का shear yield stress दिया है, और 0.5 दिया है, मतलब n is less than 1 दिया हुआ है। तो मतलब यहां पर जो आप लोगों का रियोलॉजी बन रही है इसमें ये होता है तुम्हारा, ये इतना होता है टाउ नॉट, राइट, ये वैल्यू टाउ नॉट की, और नीचे वाला कर्व दे रहा है, राइट, नीचे वाला कर्व है। नीचे वाला कर्व कहने का मतलब क्या है, विद द नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप के साथ इसका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप में न्यूटोनियन फ्लूइड होगा नहीं, बिंगम प्लास्टिक होगा नहीं, आइडियल फ्लूइड होगा नहीं, ये लो।
तो भाई साहब इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आइडियल होगा नहीं, बिंगम प्लास्टिक होगा नहीं, बिंगम प्लास्टिक के लिए n की वैल्यू 1, न्यूटोनियन के लिए n की वैल्यू 1, आइडियल फ्लूइड के लिए n की वैल्यू सीधा ऐसे आ रहा है, स्टैटिक आइडियल प्लास्टिक, है ना, तो उसमें वैल्यू आएगी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा था कैपिलरी राइज एंड डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे है। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इनटू जी इनटू डी, यही होता है। चलो देख लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट, बिल्कुल नहीं, आंसर गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, नहीं, आंसर गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, आंसर सही है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रेशर ऑफ 102 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू हेड इन मीटर ऑफ द फ्लूइड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 17.1 ऑफ द वैल्यू। क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रेशर ऑफ 102 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड in the meter of the fluid of relative density 17.1 of the value, right? इसका आंसर आप सभी लोगों को मैं अभी बताता हूं, समय हमारे पास पर्याप्त है। अगर मैं इसमें से निकालना चाहूं, फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी दी है, प्रेशर बराबर कितना होता है, रो इंटू जी इंटू एच, राइट। मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा और इसी से निकालूंगा प्रेशर की वैल्यू का। अगर इसमें मीटर में दिया है, किलो पास्कल में, तो उसको मैं पास्कल में लिखूंगा, 102 इंटू 1000 पास्कल, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो, अगर मुझे रो निकालना है यहां से, तो रो मतलब रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, मतलब एस की वैल्यू दी है, तो एस में, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 17.1 करूंगा, इंटू 9.81 करूंगा, इंटू एच करूंगा, एच से ही मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं एच की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी, 102 इंटू 1000, राइट, डिवाइडेड बाई ये कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, इंटू ये यहाँ पर 17.1 है, 17.1 को मैं 17 ही लिख देता हूं, और यहाँ पर जो 9.81 है इसको 10 लिख देता हूं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इजी, 1000 से 1000 काट देता हूं, 17 कम 17, 17 छक्के 102, राइट, 6 बटा 10, 6 बटा 10 से आंसर होगा 0.6, 0.6 कहीं ऑप्शन में है क्या, 0.6 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, 0.60, यस एब्सोल्युटली यही आंसर होगा, राइट। एक्चुअली देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि 0.59 मीटर भी दिया है और 0.69 मीटर दिया है, तो नियरेस्ट वैल्यू जो होगी ऑप्शन नंबर सी, बी और डी में से होगी, राइट। लेकिन फिर भी 17 छक्के 102 मेरा एग्जैक्ट कट रहा है, और अगर मैं 10 की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू 10 लेकर के चलूं तो मेरा आंसर 0.60 आ रहा है। मतलब अगर मैं देखूं तो इसको में से मैं अगर इसको कम भी करता हूं, 9.81 करता हूं, तो 6 से ऊपर का ही आंसर आएगा। इसका आंसर एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ मेटल हैविंग वेट 19.1 kg floats in the water of the 41% of its volume under liquid, okay, then the specific gravity of the metal will be। बहुत बढ़िया, आप लोगों में सब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, S1 H1 बराबर H2 H2, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, इन किस क्वेश्चन को पढ़ो अपने आप आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है पीस ऑफ मेटल हैविंग वेट 19.1 kg, ठीक, इतना किनारे रखो, लिखा है पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स इन वाटर, पानी पे तैर रहा है, विद 41% ऑफ वॉल्यूम अंडर लिक्विड, मतलब कि पानी में 41% इसका वॉल्यूम नीचे है। तो अगर वाटर का एस कितना है, वाटर का एस है 1, तो 1 का 41% कितना हो जाएगा, दैट इज 0.41। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 0.41। बस इतना ही करना है भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाट, मेटल पूछ रहा है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 0.41, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दिया है, इज 3.0 मीटर क्यूब, ओके। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फ्री when immersed in the water when the floating is, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पानी में डूबने के बाद, पानी में डूबने के बाद जो फ्री है, अब देखो ये तो डूब गया, यही तो है ना फ्री, इसी फ्री का वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.7, चलो ठीक, 3 अगर मैं इसमें देखूं तो 3 मीटर क्यूब है, तो भाई 0.7 मतलब 70% है, नीचे होगा,
और 30% ऊपर होगा। तो अब इन्होंने जो पूछा है वो कितना पूछा है, 70%। तो 7 लगभग 2.1%, ये क्या है 70%। और अगर देखा जाए 0.9% क्या है, 0.9 मीटर क्यूब, ये है 30%। अब इन्होंने क्या पूछा है, फ्री पूछा है, फ्री पूछा है तो आंसर ये होगा। और अगर फ्री नहीं पूछा होता, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड इन वाटर पूछा होता तो 2.1 आ जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विथ। भाई साहब देखो, जब आपने ऑरिफिस मीटर के बारे में बात करी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में बात करी, तो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी वेलोसिटी कैसी जा रही है, मतलब आपका फ्लो कैसा है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, कैसा फ्लो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और अगर इसके ऊपर डिपेंड करती है गाइस, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर भारी मात्रा में अपने नंबर लेकर के जाएगा? जी हाँ। तो इसमें वेबर नंबर, मैक नंबर, मार्च नंबर नहीं होता, मैक नंबर होता है, फ्राउड नंबर, ये सब गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेनॉल्ड्स नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ करंट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग। करंट मीटर करंट मेजर नहीं करता, करंट मीटर को भी एक चीज से जानते हैं, और वो क्या है, स्पीड से, राइट। स्पीड का जो एक साइंटिफिक टर्म है भाई, स्पीड तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसी को ही अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो करंट मीटर वेलोसिटी को निकालता है, तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर अ बॉडी अनस्टेबल फ्लोटिंग, देखो अनस्टेबल बॉडी है, फ्लोट कर रही है इन फ्लूइड, ठीक है, बी विल बी डैश देन जी। तो भैया अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, नीचे तो बी ही होता है, बीच में क्या आ जाता है, एम आ जाता है, और ऊपर जी आ जाता है। तो जो बी होगा वो जी से तो बिलो ही रहेगा ना, वो ऊपर थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड कैन बी सीन इन द थ्योरी दैट डील्स विथ। रिजल्टेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड, मोशन ऑफ द फ्लूइड के लिए कौन सी थ्योरी डील की जाती है? तो भाई साहब मोशन देखना है तो काइनेमेटिक्स में जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात जाननी है, तो मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ताला लगा देता हूं, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या निकालते हो, मोशन एंड द कॉज ऑफ इट, दैट इज फोर्स। तो डायनेमिक्स में तो मोशन और फोर्स दोनों तो निकालते हो, तो मतलब मोशन तो डायनेमिक्स में भी निकाला जाता है, तो भाई डायनेमिक्स भी सही है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। मतलब आप देख रहे हो कितनी स्पीड में मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट। सो गाइज इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो दैट आप लोगों के लॉजिक भी क्लियर हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, और इसी बेसिस में आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाए। तो गाइज यही था आज के सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों को चैनल शेयर करना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट जरूर छोड़ना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।